अपोजिशन के हवाले से जो वर्ड इस वक्त यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है जॉइंट अपोजिशन का। मौलाना फजलुर रहमान के भी बुलंद दावे और जिस तरह वो इस वक्त बयान जारी कर रहे हैं, लग यही रहा है कि अगर जॉइंट अपोजिशन बन गई तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। हुकूमती नुमाइंदे से पहला सवाल पूछूंगा। अली गौहर बलोच साहब, अपोजिशन जमातें 3.5 घंटे उन्होंने मीटिंग की है। अब मौलाना फजलुर रहमान के लिए कहा जा रहा है कि ही इज नॉट कमिंग स्लो, काफी वो अग्रेसिव बयान दे रहे हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान साहब बयान दे रहे हैं, किसी और सियासतदान में इस वक्त ताकत और हिम्मत नहीं है कि ये बात कर सके, उन्हें उठा लिया जाएगा सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के। आपकी नजर में अली गौहर बलोच साहब, ये जॉइंट अपोजिशन क्या हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर पाएगी, को खतरे की घंटी होगी या बनेगी नहीं? अली गौहर बलोच साहब देखिए, बात यह है कि जो ऑपोजिशन है उनका और तमाम पॉलिटिकल पार्टी का ये हक हासिल है अपनी सियासत का तयन करे, अपने तहतों का तयन करे, अपने रास्तों का तयन करे। हुकूमत का अपना काम है। मैं नहीं समझता था कि नेशनल असम्बली है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक गेम है सर हाउस के अंदर, और अगर तादाद पूरी हो, इत्तेहादी साथ हो, तो वो हुकूमत उस वक्त तक रहती। को पीएम इलेक्ट के लिए तो हुकूमत नहीं है, एक इत्तेहादी साथ में हमारी गवर्नमेंट है, वहां पर हमारे लोग बड़े वाज़े अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत है। ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, ऑपोजिशन वाले इकट्ठे हुए, जाहिर है इनमें से मौलाना रहमान साहब पहले भी ऑपोजिशन में बैठे हैं, बाकी ये जो पीटीआई वाले पहले भी ऑपोजिशन में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी ने अभी कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया। हाँ, उनकी तरफ से आते हैं, बयानात आते हैं काफी सख्त किस्म के, लेकिन अभी तक उन्होंने खुलकर इस पर इज़हार नहीं किया। मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा इससे कोई डेंट पड़ेगा या कोई वो होगा। मेरा ख्याल है मामलात ये 5 साल तक इसी तरह से आपको चलते हुए। राइट बलोच साहब। रजा हारून साहब, आपका ओपिनियन जॉइंट ऑपोजिशन पे, और क्या पीपल्स पार्टी कुछ सोच रही है सर? नहीं, मेरा नहीं तो ख्याल कभी कोई ऐसी बात सोची जा रही है। पीपल्स पार्टी एक अवामी मकबूल कौमी सियासी जमात है और तमाम सियासी जमातों से राब्ते में रहती है। हाँ, यकीनन इस वक्त जो है नजर आ रहा है कि पीएमएलएन के साथ जो कि रूलिंग पार्टी है, काफी तलखियां हैं बहुत सारे मामलात को लेके। फिर एक और नया जो मामला चल रहा है सूबों का, जो कि आया है, सूबे बने या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने या कोई और सिस्टम हो या मुल्क का निज़ाम कोलैप्स हो गया, इन बातों को लेकर भी मैं समझता हूँ कुछ इख्तिलाफात हैं। तो ये मामला तो चल रहे हैं, लेकिन आज तक तो ऐसी कोई मिसाल या कोई ऐसी बात तो मेरे सामने नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक ग्रैंड अपोजिशन का एक फॉर्मेशन सी होती नजर आ रही है, जिसमें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पीडीएम 3 का जो है वो वजूद अमल में आ रहा है। बहुत सारी जमातें ऑलरेडी एक जगह थी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, फिर उसको सपोर्ट किया पीटीआई ने, और ये सब मिलकर गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। आप याद करें कि पीडीएम 2 जो थी और पीडीएम 1 जो थी, उसके प्रेसिडेंट थे फजलुर रहमान साहब, जिस पीडीएम ने पानी की हुकूमत का अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया और उनको फारिग किया आईनी तरीके से। आज आयरनी कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं इसको, कुदरत का मकाफात अमल कहते हैं, कि आज वो लोग जो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत गिराने में आगे थे और जिनसे पीटीआई को बड़ा गिले शिकवे थे, आज पीटीआई उन्हीं के पास जाकर बैठ गई है और उसी पीडीएम 3 का हिस्सा बनने को तैयार है। फजलुर रहमान साहब का जो कद काट है वो किसी भी ऐसे ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को लीड करे। दूसरा, अगर आप ये देखें कि कौमी असेंबली के अंदर जो इनके लीडर हैं, कौमी असेंबली के जो अपोजिशन लीडर हैं, वो अचकज़ई साहब हैं, वो पीडीएम के सीनियर वाइस चेयरमैन थे। अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब भी पीडीएम का हिस्सा थे। इसी तरीके से शाहिद खकान अब्बासी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में और अपोजिशन में है, वो पीडीएम 2 के सेक्रेटरी जनरल थे। तो आज आप ये सब कुछ जो होता देख रहे हैं, मुझे तो एक अजीब सी सियासी सूरत नजर आ रही है कि वो पार्टी जो कि इस पीडीएम का शिकार थी और इस पीडीएम से उसको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज वो खुद उसी पीडीएम का उन्हीं लोगों के साथ हिस्सा बनने जा रही है। पीपल्स पार्टी अभी तक मैं समझता हूँ किसी भी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। हाँ, मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हो रही है, कल क्या फैसला करना है ये तो लीडरान ने करना है, पार्टी की सेंट्रल एक्सिक्यूटिव को नहीं। एक बात मैं आपको और बता दूं, अजहर भाई को जो बहुत सी बातें मैं याद दिला रहा था, अजहर भाई को असल में अजहर भाई तो पता नहीं बात समझ में नहीं आती कि 2021 अजहर भाई एक इदारा है रिपोर्टर साइंस फ्रंटियर, बहुत बड़ा इदारा है तला भाई, आपको पता होगा। 2021 में उन्होंने एक फहरिस्त शाये की थी, साफ आजाद प्रेस फ्रीडम के शिकारी, प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम, उसमें इमरान खान साहब का नाम था। यानी 2021 में रजा भाई वक्त में आई एम सॉरी बॉर्डर्स ने इमरान खान को प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम लिखा था। पॉइंट टेकन किस दुनिया में ये लोग यार। बिल्कुल ठीक। अजहर सिद्दीक साहब, जॉइंट ऑपोजिशन पे आपकी राय? मौलाना फजलुर रहमान साहब इज नॉट कमिंग स्लो, डू यू थिंक कि वो कुछ बड़ा कर पाएंगे? रजा भाई के लिए, रजा भाई चूंकि बुनियादी तौर पर लेफ्ट के है नहीं ना,
वो अगर लेफ्ट के रहे हो तो ये बातें करें ही ना, माजरत के साथ, बुरा लगे या अच्छा लगे उनको, उन्हें चाहिए फैज और हबीब जालम जरूर पड़े, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। दीप जिसका महल्ला थी में चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर के। वैसे मौलाना फजलुर रहमान भी फैज अहमद फैज पढ़ना शुरू हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप मुझे ये बताइएगा, आप जॉइंट ऑपरेशन जॉइंट ऑपोजिशन, वो तो शबाज शरीफ भी पढ़ते थे, पता है? वो बाथरूम का सिंगर था, वो बड़ा पढ़ता था। यार छोड़िए इस बात को, पहले तो मैं दो बातें जवाब दे दूं उनका। अभी रजा भाई जरा गूगल देखिएगा इस वक्त फ्रीडम ऑफ प्रेस की हालत क्या है। पहले गूगल करो, नहीं पहले गूगल करो, नहीं जरा सुने ना, अब सुने तो सही ना, अब सुने तो अजहर भाई वक्त कम है, सुने ना, सुने जरा 1 मिनट सुनिएगा। पीपल्स पार्टी के तक इन्फॉर्मेशन इन तक गलत है। मैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में बैठा हूं, नाम पीपल्स पार्टी को यार, मैं कादर खान, सुने जरा, वो सुने तो सही ना। तो आप रिप्रेजेंट पीपल्स पार्टी को फिर नहीं कर रहे ना, उसका तर्जुमा ये बनता है कि सुने ना, सुन तो लेना। कादर खान मधुखेल, शर्मिला फरूकी साहब बिल्कुल टीवी प्रोग्राम में बैठते हैं और वो बात कर रहे हैं कि अपोजिशन के उनके साथ गुफ्तगू भी हो रही है, बातें भी चल रही है। आप तक इन्फॉर्मेशन ही कोई अलग बात है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं। देखिए अपने ना केसेस थे ना, तो नैब में तरमीम की गई ना, नैब ने केस वापस लिए। एएनएफ के हवाले से खुद जो एएनएफ के सरबराह थे वो मीडिया पे आए, ये तारीख की बात है। आप छोड़िए इस बात को, आप नहीं मानना चाहते, वो अलग बात है, लेकिन हमने दायरों के सफर में रहना है। और इस मुल्क की तबाही और बर्बादी आज जो हो रही है ना, इसमें उन सियासी जमातों का हाथ है जिन्होंने अपनी ताकत जो है ना कुछ और लोगों के हाथ में दे दी। अब ना 1 मिनट ठहरिएगा, मुझे बात करने दे पहले। मैंने बहुत सुन ली आपकी बात, आज आपकी मैंने सारी बातें, आपके पास 30 सेकंड बचे हैं। अब मैं देखिए 3-4 चीजें बता दूं। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस हो रहा है, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस हो रहा है, अपोजिशन का सुने रहा। रजा भाई आई विल कम टू यू, रजा भाई आई विल कम टू यू, रजा भाई आई विल कम टू यू, अजहर भाई कंप्लीट करें। अच्छा जी मैं रजा भाई आऊंगा आपके पास। रजा भाई अब ग्राउंड पे आपको नहीं पता ना, अब ग्राउंड पे नहीं पता, मैं बात खत्म कर लें तो जवाब दे दीजिएगा। रजा भाई को अंदाजा ही नहीं है कि ग्राउंड पे चीजें क्या हैं। तो ठीक है, वो अपना रिप्रेजेंट किसी खास तबके को कर रहे हैं तो करना चाहिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन यार एक दौर में हम भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं, लेकिन अभी अब समझ आ गया है कि इस मुल्क को यार आगे लेके जाना है, सीख ले बरतानिया से। खुदारा आप जमहूरी कदरें बहाल कर दें, अदालतों की आजादी लेके आए, आम आदमी और अपोजिशन अगर आ रही है तो इसमें परेशानी आपको किस बात की हो रही है? पीडीएम पहले थी या बाद में थी? पीडीएम ने पहले गलती कर ली, अब ठीक करने जा रही है, तो आपको मसला क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम है सारे वाले? देखिए ना, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि पीडीएम ग्राउंड पे आ रही है तो आप परेशान क्यों हो गए? इसलिए परेशान हो गए, क्यों परेशान हो गए? कि जो जुल्म और ज्यादती होती है, आखिर किसी को